नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। सभी सांसद और विधायकों ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए दोनों उम्मीदवारों की किस्मत को मतपेटी में कैद कर दिया है। रायसेना की रेस में मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। दोनों ने समर्थन हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन नंबर्स के हिसाब से समझे तो एनडीए उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा है। जरा नंबर्स का खेल जो है वो आपको यहाँ पर समझाना चाहेंगे। लोकसभा सांसद 543 है, जबकि राज्यसभा सांसद 233 है और कुल विधायक 4033 है और सांसद और विधायकों को मिलाकर कुल सदस्य 4809 है और ऐसे में कुल सदस्यों का कुल वोट 10,81,991 है और बहुमत के लिए 5,40,996 जरूरी है। अब दोनों उम्मीदवारों के समर्थन को देखें तो द्रौपदी मुर्मू के पास बीजेपी के साथ वाईएसआरसीपी, बीजेडी, जेडीयू और एआईएडीएमके के अलावा अन्य का कुल मिलाकर 6,66,028 वोट है, जबकि यशवंत सिन्हा के फेवर में कांग्रेस के साथ टीएमसी, डीएमके, एसपी, टीआरएस और आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य को मिलाकर कुल 4,13,728 वोट है। तो यहां पर एनडीए की उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है और इसमें उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका है, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक और सांसद यहां से है। यहां पर विपक्ष यशवंत सिन्हा को और मजबूती दे सकता था अगर यूपी में विपक्ष एकजुट होता। अखिलेश ने अपने सहयोगी दलों को साधा नहीं। नतीजा ये हुआ कि सुभाषपा और शिवपाल यादव एनडीए के उम्मीदवार के साथ चले गए और वहीं एक दिन पहले शिवपाल ने अखिलेश को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वालों को समर्थन देने के फैसले पर आपत्ति जताई और नेताजी के अपमान की शर्त पर उन्होंने लिखा कि कोई भी फैसला मंजूर नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या सपा को इसमें होने वाली हार से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए इसे गंभीर तरीके से नहीं लिया गया। सवाल यह भी है कि राष्ट्रपति चुनाव में क्या ये विपक्षी एकता में फूट है? हर बार विपक्ष एकता दिखाने में आखिर क्यों विफल हो जाता है? क्या यशवंत सिन्हा भी विपक्ष के सभी दलों को साधने में कहीं ना कहीं पीछे रह गए? इसी पर आज बात करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ जल्द ही यहाँ पर राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ेंगे जो इस चर्चा को मेरे साथ आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी से प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे और सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे सुभाष चंद्र यादव। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि विपक्ष आखिर हर बार फेल क्यों हो जाता है? जहाँ पर एकता दिखाने की बात आती है वहाँ पर विपक्ष फेल होता हुआ दिखाई देता है। इस बीच यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की भी जानकारी सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। हालांकि 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद जो है चीजें और निकलकर सामने आएंगी। तो हमारे साथ फिलहाल राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सपा से अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले तो यहाँ पर अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी। आपके पार्टी के मुखिया के जो चाचा हैं वो पहले ही अपनी राय यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि वो मुर्मू के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। देखिए प्रीति जी, हमारे यहाँ के जिस व्यक्ति ने भी क्रॉस वोटिंग की है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी संज्ञान लेकर के उस पर कार्यवाही करने का भी काम करेंगे। यह किसी से छुपा हुआ नहीं कि वो कभी भी किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं करते और हमेशा उन चीजों को देख करके समझ करके तब उसके बाद जो भी होता है उस पर निर्णय लेते हैं, उसके बाद आगे कार्यवाही करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, जैसा कि आप प्रश्न था कि आदरणीय चाचा जी के लिए नहीं, तो यहाँ पर अभी फिलहाल 2 की जानकारी है। आपके हिसाब से कितने लोगों ने आपकी पार्टी के ऐसे सदस्य जिन्होंने क्रॉस वोट किया है? नहीं, ये जानकारी तो आप दे रही है, मैं तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। जब कोई प्रतिक्रिया होगी पार्टी की तरफ से। नहीं, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या पता आपको इसकी जानकारी हो। आपने माना इस चीज को कि हाँ ऐसा हुआ है पार्टी? पहली चीज देखिए, पहली चीज प्रीति जी की मैंने माना नहीं, आपने मुझे जानकारी दी तो मेरी प्रतिक्रिया उसके अनुसार रही। मैंने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है इससे, क्योंकि मैंने उस पर सिर्फ यही बात बोला है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर उस पर आदरणीय अखिलेश यादव जी कार्यवाही करेंगे। नहीं, मुझसे ज्यादा तो आपकी पार्टी में आप जानते होंगे अपनी पार्टी के बारे में। मैं तो जो खबरें आई है उनके आधार पर कह रही हूँ, लेकिन आपको कितना भरोसा अपने सदस्यों पर उस आधार पर? खबरें दे रही है, मैं उसी के अनुसार ही बात कर रहा हूँ।
लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ठीक है आपने सहयोगी दलों को नहीं साधा, लेकिन कम से कम अपनों को तो अपने साथ रखना था, लेकिन वो भी यहाँ पर आपके साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए प्रीति जी, आपने मुझे जानकारी दी है तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की तरफ से ऐसा कोई भी अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि किसने वोटिंग की किसने नहीं की मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि जब प्रतिक्रिया होगी तब हम जरूर आपको इसके बारे में जवाब दे पाएंगे। नहीं, मैं बता देती हूँ आपको, बरेली के भोजीपुरा से जो विधायक है सपा के शहजिल इस्लाम, उनके तरफ से क्रॉस वोटिंग किया गया, उनकी तरफ से क्रॉस वोट किया गया है। देखिए प्रीति जी, कोई भी अगर पार्टी के अनुरूप नहीं चलता या पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बैठ करके आगे इस पे कार्रवाई करने का काम करेंगे। इसमें कोई भी छुपी हुई बात नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी पहले भी मैसेज दे चुके, कोई भी पार्टी के विपरीत अगर काम करेगा तो उस पर हमेशा कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती रहेगी। अभिषेक जी, सवाल ये है कि जब विपक्ष के पास एक अच्छा मौका था एक साथ लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी चुनौती पेश करने का, तो आखिरकार विपक्ष के नेता इसमें फेल क्यों हो गए, चूक क्यों गए? आप ही के साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा 6 वोट मेरे पास थे, और 6 वोटों की वैल्यू आप समझते हैं कितनी होती है राष्ट्रपति चुनाव में, खासतौर से उत्तर प्रदेश के वोट। उन्होंने कहा हमसे वोट मांगा ही नहीं, हमको बुलाया ही नहीं गया मीटिंग में। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी विपक्ष को हमेशा लेकर के साथ चलना चाहते हैं और हमेशा लेकर के साथ चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि एकता तभी आगे बढ़ सकती है जब आपस में सामंजस्य बना करके आप चलिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अगर कोई साथ खड़ा नहीं होना चाहता है और सिर्फ हमेशा तंज कसेगा या किसी और चीज पे बात कर दूसरी भारतीय जनता पार्टी से अगर बैकडोर से बात करता रहेगा तो उससे काम नहीं चलेगा हमेशा। क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी इस चीज को देखा है, क्योंकि अब इस तरीके से हमको देखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि पहले भी मैंने इस बात को कहा हुआ कि सभी चीजों का सभी चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे कोई भी सरकारी तंत्र हो, उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी बड़े आसानी से करती है। और यह विपक्ष का जो राष्ट्रपति का चुनाव था, ठीक है उनके पास संख्या बल ज्यादा थी, वो जीतेंगे या हारेंगे वो तो अलग की बात होगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी, अखिलेश तो यहाँ पर लोहिया जी के सिद्धांतों की बात कर रहे थे, उनका हवाला दे रहे थे कि सिद्धांत के लिए अगर अकेला भी खड़ा रहना पड़े तो मैं खड़ा रहूंगा। कुछ लोग समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों और आंदोलनों को नहीं समझते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये बात कही थी और आप सभी मीडिया कर्मी से इस बात को कहा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि देखिए हम सिद्धांतों की लड़ाई लड़ते हैं, हम हर एक मुद्दे की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे की हम लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि सिद्धांतों की जब लड़ाई लड़ी जाती है तो कई बार होता है कि अपने भी साथ छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन मजबूत स्थिति में आगे चल करके वही खड़ा होता है जो हमेशा अकेली वो कहते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था और कारवां बनते चले गए। तो हम आज अकेले अगर अकेले भी रहना, लेकिन यहाँ कारवां बिखरता नजर आ रहा है। अभिषेक जी, आपका कारवां बिखरता नजर आ रहा है। हमारे साथ एसएन सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। एसएन सिंह साहब, आज इस मौके पर जब विपक्ष के लिए एक अच्छा मौका था, विपक्ष बिखरता नजर आया, और अभिषेक जी आरोप लगा रहे हैं कि इनके जो पार्टी के विधायक हैं, खासतौर से चाचा शिवपाल यादव के लिए कह रहे हैं, बैकडोर से आपसे बात कर रहे हैं। संजीव जी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे जिसमें एक लड़के से पूछा जाता था आप किसकी तरफ से खेलेंगे, वो कहता था हम खेलने नहीं आए, हम खेल बिगाड़ने आए हैं। जब ऐसी बात वो कहता था, निश्चित तौर पे कोई भी उसको अपनी टीम में नहीं ले लेता था, और थोड़ी देर बाद आप देखते थे उसी का खेल खराब हो जाता था। वही हालात है इस समय समाजवादी पार्टी की। जब उनसे पूछा गया आप क्यों नहीं वोट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा तो विरोध भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि आप दलित समाज के उत्थान की चर्चा तो करते हैं मंचों के माध्यम से, लेकिन अगर किसी दलित आदिवासी महिला को वोट देने की बात आती है तो आप उस पर पीछे हट जाते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे विचारधारा के लोग आपकी पार्टी में भी हैं जो एक महिला को वोट करना चाहते थे, और आप देखे होंगे क्रॉस वोटिंग करते हुए समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने एनडीए के प्रत्याशी को वोट किया है। यही कारण है कि कई बार ईवीएम पर सवाल उठाने वाले आज जो बैलेट पेपर से जो चुनाव हो रहा है उसमें भी भारी मतों से हार रहे हैं। संजीव जी,
बिल्कुल हमारे साथ प्रशांत यहाँ सिंह साहब, एक और आरोप नहीं, समाजवादी देखिए, पार्टी के देखिए, मुखिया अखिलेश यादव जी ने आप पर संजीव जी, मैं लगाया। इसका जवाब देना उनका चाहूंगा। कहना रुकिए, है कि अभिषेक जी शिवपाल आएंगे, यादव रुकिए, जी ने जो चिट्ठी नहीं, लिखी थी देखिए, अखिलेश अगर जी एसएन सिंह जी ने को, वो कोई चिट्ठी बात आपने कही तो लिखवाई उसका है, काउंटर भी तो मतलब करना भाजपा ने चाहिए। लिखवाई है? देखिए, सबसे बड़ी अभिषेक चीज की जी ने दी तो संजीव जी का फिर आप 100 सवाल पूछिएगा। हाँ, सिंह साहब संजीव की जी बात का पूछे। जवाब दे दूं। रुकिए अभिषेक जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा, फिर आपके पास लौटेंगे। रुकिए, अटल जी की वही पार्टी है ना जिसको अटल जी भरी सभा में कह चुके थे कि मैं तो ऐसी ऐसी सरकार कभी नहीं बनाना चाहूंगा जो तोड़ दूसरे दलों से तोड़ करके लेकर के आए, इसको चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आज तो आप भारतीय अपने जनता लोगों को पार्टी का संभालिए चरित्र- ना अभिषेक नहीं, जी, सुनिए, ये तो आपके लोग हैं, बताइए। संजीव जी शहजुल इस्लाम, बताइए, देखिए, शिवपाल यादव आदरणीय आपके पारिवारिक सदस्य हैं, आप नहीं रोक पा रहे हैं। चंद्रशेखर जी इनके राजनीतिक गुरु थे चाटी में डुबो करके चाटने के लिए का बाकायदा आपने महाराष्ट्र का आपने एग्जाम्पल देखा, आपने मध्य प्रदेश में एग्जाम्पल देखा कि कैसे इन्होंने आगे कार्यक्रम किया। और जैसा कि बात अब ये बोल रहे थे हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, के लिए इस चीज को भी ध्यान में रखें। देखिए, छोड़ दिए। एक समय ऐसा था कि ममता जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन कांग्रेस की गोदी में चले गए। इनका तो चाल चरित्र चेहरा ही यही रहा है। संजीव जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आपका चाल चरित्र चेहरा गलती यही को रहा मत है, देखिए। क्योंकि जब हम आपके तो पास उसकी राजनीति कर रहे हैं, जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं। हम आपको परिवार की राजनीति नहीं कर रहे हैं और हम आपके साथ मानकर चलेंगे। रुकिए अभिषेक जी, ऐसे नहीं, एक एक करके बोलिए। आप जवाब रुकिए दे अभिषेक जी, दीजिए। क्या रुकिए। शिवपाल यादव जो ये बात कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव जी को आईएसआई का एजेंट बताया था, क्या झूठ बोल रहे हैं क्या? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कौन कौन लोग पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देते हुए पकड़ाए पूर्व में, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। पीडीपी के साथ सरकार इन्होंने बनाई थी, कितने आतंकवादियों को सर्टिफिकेट बताया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, ये चलते रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कौन किसकी तरफ से किसके फ्रंट पे खेलना चाह रहा है। बिल्कुल, चलिए, हमारे साथ बिल्कुल, यहाँ सुहास पर जी हैं, बहुत राजनीतिक- जाने माने पत्रकार हैं। सुहास जी, सुहास जी, क्या आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के पास एक बहुत बेहतरीन मौका था, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता के तौर पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की स्थिति में अखिलेश यादव थे, उनके साथ सुभाषपा थी, उनके साथ शिवपाल यादव थे, उन्हीं की पार्टी से चुने गए, उन्हीं के पार्टी के शहजुल इस्लाम साहब ने क्रॉस वोटिंग की, और तमाम बातें इस चुनाव में आपने भी देखी। तो क्या विपक्ष चूक गया है? जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपने बिल्कुल सही बात बोली है। वास्तविक है कि विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चूक गया है। जिस प्रकार विपक्ष शुरुआत के अंदर राष्ट्रपति चुनाव का जब शुरुआत हुई तो जिस प्रकार अपने उम्मीदवार खोजे जा रहे थे, 2-3 उम्मीदवार उन्होंने जो बात की, जैसे कि उस समय की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी की चर्चा चली थी, राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने नाम को बना कर दिया। तो जब घूम फिर के यशवंत सिन्हा जी की जब बारी आई, विपक्ष उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर की जब जानकारी देने की बारी आई, तो विपक्ष तभी उसी समय दबाव के अंदर आ गया था शुरुआती दौर के अंदर। जबकि अगर देखा जाए तो एनडीए के पास में 49% के करीब आसपास मत थे और विपक्ष के पास 51% मत थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विपक्ष इस बार लड़ाई के अंदर है। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू जी का महामहिम के पद के लिए अनाउंसमेंट किया, तभी से ही एनडीए ने अपने चुनाव को तो संभाल लिया, साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष के जो भी घटक दल थे उनके अंदर भी चेन लगाने का काम किया। जैसे कि आप झारखंड के अंदर चले जाइए, झारखंड के अंदर की झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार जो है वो कांग्रेस के साथ में कहीं ना कहीं मिली हुई है। लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू जी की बात आई तो वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी यूपीए से हटकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अगर चाहता तो पूरी तरीके से घेराबंदी कर सकता था, क्योंकि 51% मत है इनके पास, और 51% मत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय हित की लड़ाई के अंदर सुभाष जी, सवाल ये खड़ा होता है, जब शहजुल इस्लाम जो सपा के विधायक हैं, उनके पेट्रोल पंप पर कार्रवाई होती है, और अब जब राष्ट्रपति का चुनाव आता है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को किस तरीके से देखा जाए? ठीक है, सबसे पहले तो आप एक्सप्रेस कर दूं, अगर उनके पेट्रोल पंप को तोड़ा जाता है या उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो सरकारी मामला है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ होगा या गैर कानूनी तरह से अगर आपने अतिक्रमण किया रहेगा तो वो टूटेगा। लेकिन उसके बाद अगर वो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के फेवर में अगर ये मतदान कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो को सोचना पड़ेगा। ये उनके लिए विचार करने योग्य प्रश्न है, क्योंकि जिस प्रकार उनके घटक दल उनको छोड़ के जा रहे हैं,
एक एक करके, उसके बावजूद भी अगर समझ नहीं रहे, और प्लस उसके साथ ही अगर उनके विधायक भी उनके प्रत्याशी को वोट न करते हुए, जैसे कि आपने सजीद इस्लाम की बात की, अगर वो सपा के समर्थक हैं और सपा के विधायक हैं, वो यशवंत सिन्हा को वोट न करते हुए द्रौपदी मुर्मू को अगर वोट कर रहे हैं, तो विपक्ष के लिए बहुत ही डैमेज वाली बात है और एक खतरे की घंटी बात है। लेकिन सुभाष जी, क्या यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव या किसी चीज का डर भी देखा जा सकता है, या इसकी भी संभावना? जी बिल्कुल हो भी सकता है, इसके अंदर दोनों चीजें हो सकती है। मैं उसके ऊपर मोहर नहीं लगा रहा हूँ, दबाव के अंदर उन्होंने मतदान किया, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुसलमानों ने एक मुश्त समाजवादी पार्टी को वोट किया, उस हिसाब से अगर विधान परिषद के अंदर देख लिया जाए, सांसद राज्यसभा के चुनाव के अंदर देखे, जिस प्रकार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, वो भी फैक्ट हो सकता है। और जो बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है वो भी फैक्ट हो सकता है। मैं इसके अंदर सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें भी हो सकती है। शायद सजीद इस्लाम दबाव के अंदर आकर उन्होंने वोट किया हो, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये सोचना पड़ेगा, ये गंभीर चिंतन का विषय क्या है। नहीं, विपक्षी दलों का इस तरीके का आरोप अक्सर हम सुनते हैं कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने के लिए या ईडी के डर से इस तरीके की बातें विपक्षी दल कहता आ रहा है। बिल्कुल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक। बिल्कुल सुभाष जी, वापस लौटूंगी एक तत्काल प्रभाव से यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, वापस लौटेंगे और दोबारा से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुभाष जी, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि क्या ये दबाव है या डर है, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से अक्सर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, उनके जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। कृति, सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि जो भी केंद्रीय एजेंसी है उसका अगर दुरुपयोग हो रहा है तो इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये कांग्रेस सरकार या विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ेंगे। शुरुआत तो उन्होंने की है ना। लेकिन यहाँ पे केंद्रीय एजेंसियों की बात नहीं हो रही है, आरोप और दबाव की राजनीति की बात चल रही है। चलिए मान लीजिए एक सेकंड के लिए मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि सजीद इस्लाम ने दबाव की राजनीति के अंदर आकर द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया। शिवपाल सिंह यादव क्या है, उनके ऊपर कौन से दबाव की राजनीति हो रही थी? वास्तव राजभर जो 1 साल केंद्रीय मंत्री थे 2017 से 18 तक, उसके बाद में उन्होंने प्रखर विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। 4 साल सत्ता से बाहर थे, प्रखर विरोध किया। उनके ऊपर कौन से दबाव की चीज आ गई? ये विपक्ष को सोचना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा। ये इस प्रकार की जो जुमलेबाजी, बहानेबाजी करते हैं कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाव की राजनीति की जा रही है, तो शिवपाल सिंह यादव जी के ऊपर राजनीति को उनके ऊपर तो कोई दबाव आया नहीं था। घोटाले के अंदर इसको अभी तक पाए नहीं गए, इनके ऊपर केंद्रीय दबाव दे दिया। जहाँ पे शिवपाल सिंह यादव जी ने ये स्पष्ट किया था कि अगर मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, समाजवादी पार्टी के सिंबल से अगर मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो मुझे बुलाया क्यों नहीं जाता? अशोक जी यही सवाल हम अगर उन्हें बुलाया जाता तो मैं स्पष्ट, अगर मुझे बुलाया जाता, शिवपाल यादव की तो नाराजगी है अखिलेश यादव के साथ, वो जगजाहिर भी है। लेकिन सजीद इस्लाम, जिस पर आपकी सरकार कार्रवाई करती है, जिनका पेट्रोल पंप गिराया जाता है, वो आपके कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आई चीज, ये समझाइए जरा। देखिए, सबसे पहले बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरी सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार। सुभाष जी, ये सवाल एसएन सिंह जी से है। सुभाष जी, ये सवाल एसएन सिंह जी से है। एसएन सिंह जी से, एसएन सिंह से पूछो। एसएन जी बोलिए। संजीव जी,
ये तो सबसे बढ़िया वही बता पाएंगे जिन्होंने वोट किया है। लेकिन एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं यही कहूंगा कि राजनीति में ना कोई अस्थायी रूप से किसी का दोस्त होता है, ना अस्थायी रूप से किसी का दुश्मन होता है। विचारधाराएं बदलती रहती हैं। अगर उनको लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है वो सर्व समाज से है, आदिवासी है, महिला है, और ऐसे लोगों को मत देना चाहिए। वैसे भी देख लीजिए संजीव जी, समाजवादी पार्टी तो पहले दिन से जान रही थी कि एनडीए के ही प्रत्याशी जीतेंगे। अब दोस्ती हो गई है सैदुल इस्लाम के साथ भाजपा की। 1 लाख वोट उत्तर प्रदेश से था। अब वो अवैध कब्जाधारी नहीं रहे, अब वो माफिया नहीं रहे। जनता पार्टी का था। जी संजीव जी, संजीव जी कुछ कह रहे हैं आप? सही कहा अभिषेक संजीव जी, आपने सही क्या कहा। कहना चाहेंगे भाई? देखिए संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसा कि आदरणीय सुभाष जी ने भी इस बात को बोला। देखिए उन्होंने बातों बातों में सारी बातें अपनी बोल दी और उन्होंने इस चीज पे बिल्कुल, क्योंकि वो भी भाई ठीक है राजनीतिक विशेषज्ञ है और उनको चीजें कहनी भी है, तो अब वो दबे शब्दों में कह सकते, खुल करके तो नहीं कह सकते, इसलिए मैं मानता हूँ। और देखिए जब केंद्रीय संस्थाओं का जब दुरुपयोग होने लगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता। आपने देखा कि कैसे इस बात से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया कि हमारे जैसा कि आपके माध्यम से सुनने में आया कि हमारे विधायक ने अगर क्रॉस वोटिंग की है तो उसमें भी कहीं ना कहीं दबाव रहा होगा। हो सकता है कि वो दबाव में रहा हो, क्योंकि ऐसा क्या हो सकता है कि आप पेट्रोल पंप उनका गिरवा रहे हैं या उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जब आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे आखिर क्या बात रही कि ऐसा उनको करना पड़ा, तब चीजें पता चलेंगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सभी दलों के विधायकों को तोड़ने में और उनको प्रेशराइज करने में महारत हासिल है उनको। और जब उनके पहले तो आदमी दोषी होता है, लेकिन जब उनकी पार्टी में आ जाता है तो दूध का धुला और गंगा का मां गंगा जल की तरीके से वो पवित्र हो जाता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से रहा है। आप देखिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी आपने देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र में उन्होंने सरकार बनाया। तो यह किसी छुपा हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग सत्ता लोभी पार्टी है और सत्ता के लोग में किसी भी हद तक जा सकते हैं। संजीव जी आपको याद हो, आप एक वरिष्ठ पत्रकार एक बात कही थी परमाणु को लेकर। संजीव जी लेफ्ट ने कहा था समाजवादी पार्टी कोई विचारधारा की पार्टी नहीं है, वो लाभ कमाने वाली पार्टी है, उसको लाभ देकर तो परमाणु डील पे हम कराते और अब अभिषेक जी जवाब तो सुन लीजिए। अभिषेक जी सैंसिव बोले, जवाब सुन लीजिए। और मैं तो कहूंगा 2014 तक इस तरह से तो एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो कांग्रेस के सर पे हाथ रखकर आप भी करते थे, लेकिन जब देश की जनता, प्रदेश की जनता ने मन बनाया तो आप तो नहीं। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन होता है? जनता होती है और जनता आपको नकार चुकी है। अगर जनता नहीं बड़ी होती संजीव जी तो ये तो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर और केंद्र में सरकार में शामिल थे 2014 में। उसके बाद भी प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया और देश में भी भारतीय जनता पार्टी को बैठाया। जब जनता चाहती है, बार जनता पसंद ही नहीं कर रही है ऐसे लोगों को, जनता पसंद ठीक कर है रही है। अभिषेक जी, सरकारी एजेंसी के दुरुपयोग का ये दूसरा मुद्दा है। हम राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी जरा बताएं कि विपक्षी जब एकता दिखाने की बात आती है तो उसमें विपक्ष पीछे क्यों रह जाता है? आपके मुताबिक क्या कारण आप देखते हैं कि क्यों विपक्ष यहाँ पर एकजुट नहीं हो पाता है? देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा अपनी बातों को कहते हैं, जनता के मुद्दों की बातों की लड़ाई नहीं है। जो भी उनके साथ आना चाहता है वो हमेशा आ सकता है। उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है, क्योंकि हम मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले हैं, हम लोहिया जी के विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, तो हमेशा उन बातों को हम कहेंगे। और जो आना चाहता है वो खुले मन से आए, लेकिन वो इस मन से ना आए कि वो भारतीय जनता पार्टी के गुप्तचर के माध्यम से आना चाहे, के तौर तरीके पे आना चाहे या उनका एजेंट बनकर के आना चाहे, तो बिल्कुल भी हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। कांग्रेस इनके मुद्दे आपने पूर्व में भी देखा कि नरेश अग्रवाल आना चाह रहे थे लेकिन उनको मना कर दिया गया था। हम किसी एजेंट को नहीं रखते हैं जो जनता के मुद्दों को लड़ाई में। नहीं तो जब राजभर आए थे तो उस दौरान आपको नहीं पता चल रहा था? उस वक्त तो आप खुले बाहों से उनका स्वागत कर रहे थे। जब शिवपाल आए थे तब भी आपने नहीं सोचा कि एजेंट आ रहे हैं पार्टी में?
जी अपना प्रश्न आप दोहरा देंगी? नहीं, जब पार्टी के अंदर इनका, जब ये पार्टी आपके साथ जुड़ रही थी, आपसे गठबंधन कर रही थी, उस दौरान आपने नहीं सोचा कि एजेंट के तौर पर ये काम करेंगे? अब यहाँ पर इतना समय बीत जाने के बाद, परिस्थिति ऐसी बनने के बाद अब आप कह रहे हैं कि एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, पीछे से कोई और ऑपरेट कर रहा है। देखिए प्रीति जी, बड़ी साफ सी चीज है कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आदमी अपना रंग दिखाने लगता है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी खुले मन से हमेशा से कहते रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आना चाहता है और जो जनता के मुद्दों पर हमारा साथ देना चाहता है, जनता की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो हमारे साथ है, हम स्वागत करते हैं उसका। अभिषेक जी, जो चिट्ठी शिवपाल जी ने लिखी है, क्या वो चिट्ठी भाजपा ने लिखवाई है? आपके नेता सही कह रहे हैं क्या? इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैकडोर से बाकायदा भारतीय जनता पार्टी से उनका समर्थन रहता है, बातचीत चलती रहती है। एसएन जी बताइए, क्या आप ऑपरेट कर रहे हैं क्या? अभी संजीव जी आप ही के चैनल पे अभिषेक भाई और हम दोनों बैठे हुए थे चुनाव के समय में, और इन्होंने कहा आदरणीय नेताजी में, आदरणीय अखिलेश यादव जी में और शिवपाल यादव जी में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों लोग एक ही हैं। भाजपा कहां से बीच में आ जाती है? मतलब अपने मन से आप कुछ भी कहें, सबको मूर्ख समझे, प्रदेश की जनता को मूर्ख समझे। अरे अभिषेक जी आप ध्यान दीजिए भाई, उस आदमी के साथ कोई नहीं रहता ठीक है। है, एक लास्ट कमेंट सुभाष जी आपका लेना चाहूंगी। ये राष्ट्रपति का चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये राजनीतिक दलों को आईना दिखाने का काम करेगा? जी बिल्कुल कृति, जो वास्तविकता है देश के माह में 15 राष्ट्रपति जी का चुनाव होने जा रहा है। फिर औपचारिकताएं बाकी 21 जुलाई को अनाउंसमेंट होने की। ये स्वाभाविक है, द्रौपदी मुर्मू जी 15 राष्ट्रपति हमारे भारत देश के निर्वाचित होने जा रही हैं, उनको बधाई भी देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से लाचार, बेबस और कमजोर नजर आया। केंद्रीय जांच एजेंसियों का बहाना बना लें या दबाव की राजनीति का बहाना बना लें, जितनी भी बातें बोली जा रही है सिर्फ एक बहाना मात्र है। जैसे कि थोड़ी देर पहले अभिषेक वाजपेयी जी ने बोला कि हमारे बिल्कुल, तो अपनी कमियों को विपक्ष नहीं देख रहा है। एक अच्छा मौका था मजबूत विपक्ष के तौर पर यहाँ पर सामने आके अपने प्रत्याशी को मजबूती देने का, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की वजह से वो चीज़ें यहाँ पर जो है बिखरती हुई नजर आई। विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अब महज 5 बजे तक ही जो है वोटिंग होनी है, उसके बाद वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, 21 को नतीजे आएंगे। लेकिन विपक्ष के पास एक अच्छा मौका यहाँ पर था एकजुट होने का, लेकिन विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं नाकाम हुआ है, एकजुटता दिखाने में विफल रहा है। हालांकि 21 तारीख को नतीजे आएंगे और एक तरफा ये मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकों के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। अब जब वोटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद और सारी चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आएंगी कि आखिर किसने क्रॉस वोट किया है। उसके बाद यहाँ पर अलग ही एक राजनीतिक माहौल हम कह सकते हैं कि वो बनता हुआ दिखाई देगा, या अलग ही तरीके की यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जरूर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि अभी मतदान की प्रक्रिया कुछ मिनट और चलेगी और 5 बजे के बाद मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और 21 को नतीजे आएंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।